ताइवान मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबा। हरीफ की बजाय शराकतदार बनने का मशवरा। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से कहीं ज़्यादा हैं। चीन और अमरीका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के मफाद में है। चीनी सदर की अमरीकी सदर से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममंसब के हमरा वफूद की सतह पर मुलाकात। अमेरिका और चीन दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग दुनिया के अजीम रहनुमा हैं। उनके साथ ताल्लुकात इंतहाई शानदार रहे। मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद बाहमी तिजारत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौराए चीन का दूसरा रोज। चीनी हममंसब से मुलाकात करिए। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद। सदर शी जिनपिंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफूद का तारुफ करवाया गया। चीन के फौजी दस्ते ने अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप ने तेहरान की ताज़ा तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिया है। मेरा ख्याल है हम पेशरफ्त कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम इतनी पेशरफ्त कर पाएंगे जो सदर की मुकर्रर करदा रेड लाइन को पूरा कर सके। सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ऐसे मौसर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जिनके तहत ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरान की जानिब से इसराइल का साथ देने वालों को इंतबाह। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान की अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना फैसला होगा। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल माफ़ी है। ईरानी सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची का एक्स पर बयान। बलोचिस्तान के जिला बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज हलाक। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान शहीद। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले लियाकत अली शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। सदर ममलकत ने लियाकत अली का एजाज़ उनकी वालिदा को दिया। शहीद के अहल खाना को एजाज़ात की तकरीब में शिरकत के लिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ अटक से इस्लामाबाद लाया गया। कौम अपने बहादुर सपूत लियाकत अली शहीद को सलाम पेश करती है। इस्लामाबाद में आज इलाकाई सफ़ीरों की 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और कसीरुलजहती शोबों में बिरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से इलाकाई ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना अपना किरदार अदा कर रही हैं। तालीम तक रसाई और मयारी तालीम को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए कारोबारी कर्ज की सहूलत मुतारिफ करवाई गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान सिनफी मसावत और ख़वातीन माशी इस्तेहकाम से मुतालिक कौमी मुशावरती इजलास से खिताब। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी। भारत और इसराइल की गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। CBS पर ईरानी तैयारों की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुतालिक मनगढ़ंत दावे। रिलायंस नेटवर्क्स और मुकेश अंबानी के असर रसूख पर सवालात उठने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। आलमी अमन को सबोताश करने के लिए गुमराहकुन बयानिया तश्कील दिया गया।
वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की चमड़ा सनत के वफ्द से मुलाकात, बरामदात में इजाफे और सनती शोबे के मसाइल के फौरी हल पर जोर। वफ्द को चमड़ा सनत की आलमी मंडी में मुसाबकत बढ़ाने पर भी जोर। वफ्द का खाम माल प्रोड्यूस में कमी, टैक्स रिलीफ और सस्ती फाइनेंसिंग की फरहमी का मुतालबा, बेहतर मार्केट रसाई और बरामदी सनत के लिए रेगुलेटरी आसानियों का भी मुतालबा। वज़ीर तिजारत की निजी शोबे के साथ मुसलसल मुशावरत और अमली इस्लाहात की यकीन दहानी। SIFC की मौसर सहूलतकारी सिंगल विंडो मॉडल से सरमायाकारों के दरपेश रुकावटों में नुमाया कमी। मादनियात, ज़राअत, IT और 5G शोबों में बड़े मंसूबे फ़ाल। सऊदी अरब, UAE, कतर समेत 20 से ज़ायद ममालिक के साथ ताउन जारी। आलमी माशी दबाव के बावजूद पाकिस्तान मरबूत सरमायाकारी निज़ाम की जानिब गामज़न है। कराची एक्सपो सेंटर में ITIF एशिया 2026 का शानदार इनेकाद। गवर्नर सिंध ने 23वीं बैनुल-अक़वामी तिजारती और सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया। चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के मारूफ सनती कंपनियों और सरमायाकारों की शिरकत। चीनी सनती ग्रुप IBI और पाकिस्तानी इदारों के दरमियान मुतादिद MOUs पर दस्तखत। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय फौज की कार्रवाई, कश्मीरी नौजवान शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान वादी में खौफ व हिरास की फजा बरकरार। सियासी और समाजी हलकों ने भारतीय इक़दाम को रियासती जबर करार दे दिया। कश्मीरी अवाम की आलमी बिरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील। भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम, आलमी तंजीम का BJP क़यादत पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। मोदी, योगी और हमंता बसपा को अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों का जिम्मेदार करार दे दिया। RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर तशद्दुद में मुलव्वस। अमरीकी कमीशन से हिंदुत्व इंतहा पसंद रहनुमाओं के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। आसाम में हज़ारों मुस्लिम घर मिस्मार, लाखों अफराद बेदखल होने का इंकिशाफ। आलमी जरीदा TRT। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट, कौमी क्रिकेट टीम के सलहट में डेरे। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा टेस्ट 16 मई से सलहट में खेला जाएगा। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। पहला टेस्ट बांग्लादेश ने 104 रन से जीता था। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर, लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने सिनसिनाटी FC को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मेसी ने 2 गोल किए। रवां सीजन लीग में मेसी के गोल्स की तादाद 11 हो गई। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी 25 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। नेशनल SC 27 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जेरो डी इटालिया। 5वां मरहला स्पेन के एगोर अरितिया के नाम रहा। एगोर ने 203 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 7 मिनट और 51 सेकंड्स में तय किया। पुर्तगाल के अफोंसो जोलालियो मजमूई बढ़तरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا، آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا تلسم۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں سازگار آب و ہوا کے لیے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 76 برس کے دوران جنگلات 44% سے کم ہو کر 5% رقبے تک محدود رہ گئے ہیں۔ کیا ماحول کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل خطرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری غفلت ہماری آئندہ نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آئیں سب مل کر تحفظ جنگلات اور شجرکاری کو فروغ دیں، درخت لگائیں، پاکستان کو سرسبز بنائیں۔ درخت لگائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ امریکی وفد کو چین میں خوش آمدید کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ دو بڑی عالمی طاقتیں ہیں، عالمی استحکام ہمارا ہدف ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ عالمی امن اور معاشی ترقی کو برقرار رکھنا دونوں ممالک کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات پر ہیں۔ اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ تائیوان کا مسئلہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ تائیوان کی آزادی اور امن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تجارتی جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں۔ تائیوان کے مسئلے کو درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے امریکی کمپنیوں کے سربراہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار کے لیے چین کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین کی ترقی میں امریکی کمپنیوں کو بہت زیادہ کردار ہے اور اس سے دونوں فریقوں کو فائدہ ہوا۔ بیجنگ باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ شی جن پنگ نے ٹرمپ سے کہا کہ دنیا اس وقت ایران تنازع اور عالمی سپلائی چین کے سنگین چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات موجود ہیں۔ دونوں ممالک کے مستحکم دو طرفہ تعلقات پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چین اور امریکہ دونوں تعاون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تصادم سے نقصان ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا ہے۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو کامیاب اور خوشحال ہونے میں مدد کرنی چاہیے۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ چینی صدر کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنا ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اس دورے پر دنیا کے بہترین کاروباری رہنماؤں کو ساتھ لایا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے انتہائی شاندار رہے ہیں۔ تاریخی سربراہ ملاقات کا سب سے بڑا بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان آنے والی کئی دہائیوں تک بہترین اور مضبوط تعلقات قائم رہیں گے۔
ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور جب بھی مشکلات آئیں ہم نے مل کر انہیں حل کیا۔ لوگ نہیں جانتے کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر کے مسئلہ جلدی حل کر لیتے ہیں۔ چینی ہم منصب سے ملاقات کے لیے امریکی صدر وفد سمیت گریٹ ہال آف دی پیپل پہنچے تو صدر شی جن پنگ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں وفود کا تعارف کرایا گیا۔ چین کے فوجی دستے نے امریکی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ہمراہ بیجنگ میں قدیم عبادت گاہوں اور ہم سیاحتی مرکز ٹیمپل آف یرن کا دورہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ نے وہاں تصاویر بنوائی۔ تصویر بنواتے ہوئے ٹرمپ نے شی جن پنگ سے کہا کہ یہ ناقابل یقین حد تک زبردست جگہ ہے۔ چین خوبصورت ہے۔ قدیم عبادت گاہوں کا یہ وسیع و عریض ایک کمپلیکس ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی گفتگو اچھی رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات رہی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ اور کشیدگی کا خاتمہ حتمی طور پر اسی صورت ممکن ہوگا جب جوہری پروگرام سے متعلق امریکی صدر کے بنیادی تحفظات دور کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اتنی پیش رفت کر پائیں گے کہ صدر کی سرخ لکیر پوری ہو سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خطے کی ریاستوں کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ سوشل میڈیا ایکس پر جاری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری بھارت اور اسرائیل کی گمراہ کن پروپیگنڈا مہم بے نقاب ہو گئی۔ نشریاتی ادارے سی بی ایس نے ایرانی طیاروں کی پاکستان میں موجودگی کا من گھڑت اور منظم پروپیگنڈا کیا۔ سی بی ایس پیراماؤنٹ گلوبل کی ملکیت ہے جو کہ ریلائنس نیٹ ورک سے منسلک ہے۔ ریلائنس نیٹ ورکس بھارتی کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی ملکیت ہے جن کا شمار مودی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی سی بی ایس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر الزام عائد کیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے بطور ثالث کردار پر گمراہ کن بھارتی اور اسرائیلی پروپیگنڈا عالمی امن کو سبوتاژ کرنے کی مذموم سازش ہے۔ پاکستان آرمی آف فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے ضلع بارکھان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن کے دوران 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ایک گروہ کا سراغ لگا کر اسے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، جس کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر توصیف احمد بھٹی سمیت 5 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ شہداء میں نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع بارکھان کے علاقے نوشم میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کارروائی کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے میجر توصیف احمد بھٹی اور دیگر شہداء کے درجات کی بلندی، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء نے وطن عزیز کے امن، سلامتی اور دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ قوم اپنے بہادر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ فتنہ ہندوستان اور ملک دشمن عناصر کے مسموم عزائم کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی علی پرویز ملک سے قطر کے سفیر علی بن مبارک الخاطر کی ملاقات ہوئی، جس میں LNG سپلائی اور توانائی سیکیورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق قطر سے 2 LNG کارگو پاکستان پہنچ چکے ہیں، جبکہ مزید سپلائی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ علی پرویز ملک نے قطر کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت جامع انرجی سیکیورٹی پالیسی پر کام کر رہی ہے تاکہ مستقبل کے بحرانوں سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے چمڑا صنعت سے تعلق رکھنے والے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر برآمدات میں اضافے، صنعتی مسائل کے فوری حل اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
वफाकी वज़ीर तिजारत ने बरामदी सनतों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए इस्लाहाती इक़दामात को तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा कि हुकूमत निजी शोबे के साथ मुसलसल मुशावरत के ज़रिए अमली और देरपा इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चमड़ा सनत में आलमी मंडी में नुमाया मकाम हासिल करने और बरामदात बढ़ाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। वफ़द ने वन विंडो टैक्स निज़ाम, आसान कारोबारी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा किया। सनतकारों ने मुतादिद टैक्सेस, बार बार होने वाली इंस्पेक्शंस और पेचीदा मंजूरी के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चमड़ा सनत के नुमाइंदों ने खाम माल पर ड्यूटीज़ में कमी, टैक्स रिलीफ, बेहतर मार्केट रसाई और बरामदी सनत के लिए रेगुलेटरी आसानियों का मुतालबा भी किया। वफाकी वज़ीर तिजारत ने वफ़द को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सनतकारों के मसाइल के हल, बरामदात के फ़रोग़ और आलमी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की मुसाबकत बढ़ाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करेगी। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने पाकिस्तान मैरीटाइम अकेडमी के दौरे के मौके पर अकेडमी को डिग्री अवार्डिंग इदारा बनाने का ऐलान किया और कहा कि इस हवाले से बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मैरीटाइम अकेडमी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। इदारे को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ढालना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कायम मकाम कमांडेंट मोहम्मद आसिफ फारूक ने वफाकी वज़ीर को तरबियती सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अकेडमी में बंदरगाही अहलकारों को फायर फाइटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में खुसूसी तरबियत फराहम की जा रही है। और वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन से चीनी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक और डेयरी जीनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की नीली रावी भैंस की नस्ल आलमी सतह पर तवज्जो हासिल करने लगी। पाकिस्तान की कीमती लाइव स्टॉक, जीनियात, बरामदात और ज़र मुबादला में इजाफे का हम जरिया बन सकती हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में ताउन के नए इम्कानात रोशन हैं। चीन ने पाकिस्तान की आला मयार की डेयरी जीनियात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान के तहत सिनफी मुसावात और ख़वातीन माशी इस्तेहकाम से मुतालिक कौमी मशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत का नस्ब-उल-ऐन है। उन्होंने कहा कि माशी तौर पर बाइख्तियार खातून बच्चों की नशोनुमा और तालीम और तरबियत बेहतर अंदाज में कर सकती है। हुकूमत को ख़वातीन को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मसावी मौक़े फराहम कर रही है। किसी किस्म की कोई ऐसी कदगन नहीं है जो मज़हब ने ख़वातीन पर तालीम के हवाले से लगाई हो या उनके कारोबार के हवाले से लगाई हो। हमारे लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सूरत में एक रोल मॉडल मौजूद हैं कि शी वॉज़ ए सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन एंड नॉट ओनली बिजनेस वुमेन बट ऑल्सो एन एम्प्लॉयर, जिनके साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, उनके लिए, उनकी तजारत के लिए काम किया। तो ये तो इतना अफजल मुकाम है एक ख़ातून बिजनेस वुमन का, तो किस तरह हम ख़वातीन को उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर सकते हैं। SAFC और ई कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से कराची एक्सपो सेंटर में ITIF एशिया 2026 का शानदार इनेकाद किया गया। गवर्नर से निहाल हाशिमी ने 23वीं बैनुल-अक़वामी तिजारती और सनती नुमाइश इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया 2026 का इफ्तिताह किया। ITIF एशिया 2026 में चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की मारूफ सनती कंपनियों और सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश के पहले रोज़ चीनी सनती ग्रुप IBI ने पाकिस्तान तिजारती और सनती इदारों के साथ मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। ITIF एशिया 2026 में इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, मादनियात, ऑयल एंड गैस और प्लास्टिक इंडस्ट्री से मुतालिक खुसूसी नुमाइशें जारी हैं। बैनुल-अक़वामी वफूद सनती माहिरीन ने ITIF एशिया को पाकिस्तान में सनती तरक्की और आलमी सरमायाकारी के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। ITIF एशिया 2026 मुश्तरका सनती मंसूबों, आलमी कारोबारी रवाबित और सनती ताउन के फ़रोग़ के लिए मौसर प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है।
DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और साथिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त DGISPR ने कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदाद दहशत गर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की। सेशन के दौरान तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाब दिए गए। खुसूसी नशिस्त के बाद शुरका का कहना था कि खुसूसी सेशन में कई इबहाम दूर हुए और जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक ही जामे आगाही हासिल हुई। है शर खड़ा जुनून में फना हुआ, एक तरफ ईमान जो दीवार है बना हुआ, की सोच पे। यही ग्रीन पासपोर्ट आज से 2 साल पहले जब हम लेके जाते थे तो उसकी कोई और इज्जत थी, और अब इसकी 10 मई के बाद इसकी इज्जत में बहुत इजाफा है। तो प्लीज हमें रिस्पांसिबल नेशन के तौर पे, रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हमने अपने आप को पेश करना है। I would say about the मार्का हक के जो हमारी विक्ट्री थी, it goes to all of the, every soldier, every pilot and every sailor that stood as steel wall between the enemy and this country. India is always active in 5th generation war. We are facing all that. So I think that it is inevitable to have direct communication with the youth ताकि वो उनका अलग-कार न बन सकें। मैं ये समझता हूँ कि मार्का हक जो है वो पाकिस्तानी तारीख में जुर्रत, बहादुरी, अजमत और कौमी वकार की एक रोशन अलामत बन चुका है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। कुछ चीज़ें थी जो नहीं पता थी, जो अब पता चली। इट वाज इन्फॉर्मेटिव और इट वाज अ गुड थिंग। मैं कहती हूँ कि इस तरह के सेशंस और होने चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में भी होने चाहिए। उन्होंने हमें बताया अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एंड मैल इन्फॉर्मेशन, एंड उन्होंने हमें सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए कि कैसे हम ये सारे फॉल्स नैरेटिव से अपने आप को बचा सकते हैं। वी द यूथ ऑफ पाकिस्तान आर विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फोर्स जिंदाबाद। SAFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारी और माशी इस्तेहकाम के शोबे में अहम पेशरफ्त सामने आने लगी है। सिंगल विंडो मॉडल ने सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें कम की, जबकि मादनियात, ज़राअत, IT, 5G और एविएशन समेत मुतादिद शोबों में बड़े मनसूबों पर पेशरफ्त जारी है। हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब, UAE, कतर और बहरीन समेत 20 से ज़्यादा ममालिक के साथ 28 अहम मनसूबों पर काम जारी है, जो मुल्की मईशत के लिए मुस्बत इशारा करार दिया जा रहा है। अज़रबाईजान के यौम आज़ादी के मौके पर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तक़रीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और अज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बिरादराना ताल्लुकात, गैर मुतज़लज़ल दोस्ती और हर आजमाइश में एक दूसरे की भरपूर हिमायत को भरपूर अंदाज में सराहा गया। तफसील सईद वज़ीर से। अज़रबाईजान के यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अज़रबाईजान के ताल्लुकात महज सिफारती नहीं बल्कि तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों पर उस्तवार हैं। We are so delighted today that Azerbaijan is contributing a lot. For the year you have declared Excellency as the year of architectureship, that the President of Azerbaijan, he himself told me that they are going to modernize Islamabad and they will also have the new architectureship for Islamabad. वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल हलीम खान ने कहा कि अज़रबाईजान मुस्लिम दुनिया की पहली पार्लिमानी जमहूरिया होने का एजाज रखता है। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क अज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अज़रबाईजान ने हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की, जिसे पाकिस्तानी कौम कदर की निगाह से देखती है। During the Marka Haq, when our nation faced a moment of great challenge, Azerbaijan did not merely offer diplomatic words, but they provided us with the strength of moral and brotherly solidarity that will never be forgotten. On behalf of the government and the people of Pakistan,
I extend my heartfelt thanks to people and the government of Azerbaijan for standing as a bulwark of supporting during this conflict. پاکستان میں اذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور بھائی چارے پر مبنی ہیں اور یہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران وسطی جنوبی خیبر پختونخوا، وسطی اور جنوبی پنجاب، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شام اور رات میں چند مقامات پر آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں موسم گرم رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور گڑھی دوپٹہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ اور ناظرین اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر مصر کا دارالحکومت قاہرہ رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 204 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر چین کا شہر چینگدو رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 161 ریکارڈ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر کویت سٹی رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 155 رہا۔ چوتھے نمبر پر چین کا دارالحکومت بیجنگ رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 143 ریکارڈ کیا گیا۔ پانچویں نمبر پر پاکستان کا شہر لاہور رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 125 ریکارڈ کیا گیا۔ چھٹے نمبر پر انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا رہا، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 122 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی اور بڑھتے ہیں اب کچھ مزید خبروں کی جانب۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نواب صدر میر خالد خان مکسی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صوبہ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں، امن و امان کے قیام کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، عوامی فلاح و شکایات کے فوری ازالے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی انشورنس محتسب ممتاز علی شاہ نے ادارے کی کارکردگی، اصلاحاتی اقدامات اور عوام کی طرف کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے گورنر سندھ کو آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے لاہور میں بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران پر مشتمل وفد نے ملاقات کی۔ گورنر نے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق کے بعد بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے وقار اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان عوامی سطح پر رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سول سروس افسران کے درمیان تجربات کا تبادلہ دونوں ممالک کے انتظامی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان نے سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورک سے ملاقات میں وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت گھروں کی الاٹمنٹ تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کم لاگت رہائش کو حکومت کی ترجیح قرار دیتے ہوئے شفافیت، میرٹ اور منصوبوں کی جلد تکمیل پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھروں کی بروقت فراہمی عوامی اعتماد اور روزگار کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ سیدال خان کا کہنا تھا کہ گھروں کی بروقت حوالگی عوامی اعتماد اور فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ عوام سے بلوچستان حکومت کے ایک اور وعدے کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کی کوششوں نے پیپلز ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ دوسری روس پاکستان بین الاقوامی کانفرنس روسی شہر قازاقستان میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے کی۔ کانفرنس میں علمی اور تصویراتی تعاون، سائنسی تبادلوں، ادارہ جاتی شراکت داری اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے کے عزم کا احاطہ کیا گیا۔
کانفرنس میں روس اور پاکستان کے ممتاز اسکالر، سفارتکار، محققین، پالیسی ساز اور ادارہ جاتی نمائندگان علمی مکالمے، سائنسی تعاون اور تصویراتی روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ افتتاحی نشست سے خطاب میں طلحہ برقی نے پاکستان اور روس کے درمیان تعلیم و تحقیق، تجارتی اور علاقائی روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کو عالمی امن، علاقائی استحکام اور کثیر القطبی عالمی نظام کے فروغ میں ایک اہم شراکت دار سمجھتا ہے اور وہ صدر ولادیمیر پوتن کے نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے ویژن کا حصہ بننے کے خواہاں ہیں۔ میں تمام قابل احترام کابینہ کے ممبرز اور گورنمنٹ آفیشلز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس میٹنگ پہ آپ تشریف لائے۔ ابھی ہم نے 10 مئی کو مارکہ حق بہت ہی شاندار طریقے سے منایا پوری قوم نے، اور یہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بے پایاں فضل و کرم سے جو فتح عطا فرمائی اور عزت اور پاکستان کو وقار عطا فرمایا، یہ مرہون منت ہے قومی یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے۔ پوری قوم یکجاں دو قالب تھی اور افواج پاکستان نے الحمدللہ انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان بھر میں اس حوالے سے تقریبات ہوئیں اور اسلام آباد میں بھی 10 تاریخ کو یہاں پر بہت ایک پروقار تقریب ہوئی۔ اس میں گو کہ بارش اور بادلوں کی گرج شامل ہو گئی، اس سے اس تقریب کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اب 28 مئی کی آمد ہے، ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا۔ ہماری ہمیشہ یہ سوچ رہی، ہمارا یہ ایک قومی یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ یہ اثاثہ ہمارے ڈیفنس کے لیے ہے، اوفنس کے لیے نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو آج ایک رسپانسبل نیوکلیئر پاور کے طور پر جانتی ہے۔ تو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے جتنے بھی سائنسدان، جتنے بھی سیاستدان اور دوسرے جو ادارے ہیں، ان سب کا اس میں، تمام حکومتوں کا اس میں رول ہے، اور اس کے موجد یقیناً بانی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے، اور اس کو نقطہ انجام تک پہنچانے کے لیے میاں نواز شریف نے، جو میرے قائد ہیں، انہوں نے ایک اپنا ہمیشہ تاریخی کردار ادا کیا۔ تو آج اس کیبنٹ میٹنگ کے حوالے سے ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو ہم دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے اس عظیم کارنامے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیوکلیئر طاقت عطا فرمائی، اسی حوالے سے اسی محنت اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں پاکستان کو ایک اکنامک طاقت بنانا ہے، جس کے لیے پچھلے 2 سالوں میں آپ سب نے مل کر ایک ٹیم کے طور پر بے پناہ کاوشیں کی ہیں، اور اس کے آہستہ آہستہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ سفر بڑا لمبا سفر ہے،
दुशवार गुजार सफ़र है, लेकिन जो कौमें फ़ैसला कर लें कि हमने हर सूरत इन मुश्किलात का सामना करना है और चैलेंजेस को अबूर करना है, तो अल्लाह ताला उन कौमों को हमेशा कामयाबी अता फरमाते हैं। हालिया 1.5 महीने में जो ख़ित्ते में जो जंग के बादल मंडलाते रहे, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, गो कि वो टेम्परेरी है, उससे यकीनन हमारी मईशत को नहीं बल्कि ख़ित्ते में दूसरी जो इकॉनमीज़ हैं ममालिक की, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आपने एक टीम बनकर इन चैलेंजेस का मुकाबला किया। सड़कों पर कतारें नहीं थीं, राशनिंग नहीं हुई, और इस तरीके से आपने एक बेहतरीन अंदाज में इसका मुकाबला किया और मुकाबला कर रहे हैं। हालिया दिनों में खुशहालगढ़ में एक रेलवे का मुलाजिम था, वो बड़ा दिलेर शहरी था, लियाकत अली उसका नाम था। तो उसने जब देखा और उसको ख़तरा महसूस हुआ कि ये दहशत गर्द हैं, तो उन्होंने वो फौरी तौर पर उसने उनका ख़ुदकश हमला रोकने की कोशिश की और उसने जाम शहादत नोश किया। उसको हमने सितारे शुजाअत दिलवाया और मैं समझता हूँ कि ये कौम के हीरोज़ हैं। इस दहशत गर्दी के हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, वो ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि शायद दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मैंने अभी चंद दिन पहले रावलपिंडी में एक और हमने शहीद का, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे शहीद, उनका हमने सबने जनाजा पढ़ा वहाँ पे, उनके हम बच्चों से मिले। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं, उनका जो खून जो है उससे धरती की आबियारी हो रही है। सरदार साहब, आपसे दरख्वास्त है कि इन सब शोहदा के लिए हम हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब माशी ताकत बनना है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हमने हर सूरत हाल और हर चैलेंजेस को अबूर करना है। माशी बेहतरी के लिए गुज़श्ता 2 साल में टीम के तौर पर बेपनाह काविशें की। दहशत गर्दी के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। इस मौके पर शुहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। और पीपल्स पार्टी सियासतदानों में से भी ज़्यादा काबिल रहम है कि लुट गए, पट गए, खा गए। तो मैंने कहा कि वो सारे अपनी आंखों से देखें कि एक एक टका जो किसी गरीब के लिए दिया गया या किसी स्टूडेंट के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी बेवा के लिए, किसी यतीम के लिए, वो हमारे लिए हराम है। और उस एक एक टके की हम आज और 20 साल बाद भी जो है उस पूरे इंसाफ के लिए और उसका हिसाब देने के लिए तैयार है। और ये सारी आपके सामने जो है वो चीज़ें आ रही हैं और अल्लाह पाक करम फरमाए और अल्लाह हमें इससे सुरखरू करे कि गरीबों का पैसा जो है वो गरीबों तक पहुँचे और उनके लिए आसानियाँ हों। ये अल्लाह के फजल करम से 1000 ड्रोन बुक्स जो है, लैपटॉप हमने अपने दोस्तों की मदद से जो है फतेहजंग की अटक की हाल तहसील में अपने बच्चों को दिए। और वहाँ पे ये नहीं दिए कि पीपल्स पार्टी के लोगों को दिए, मेरिट जो है वो एजुकेशन, सीओ एजुकेशन और डीसी साहब से जो मेरिट पे लड़के थे जिन्होंने पोजीशनें हासिल की, हर तहसील में 200 लैपटॉप जो है वो जाके अल्लाह के फजल करम से तकसीम किया। और आप हुकूमत से मैंने गुजारिश की है कि अगर वो मेहरबानी करें, वफाकी गवर्नमेंट और हमें टैक्स में छूट दे तो 50,000 लैपटॉप हम ला के पूरे पंजाब में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। आगे चलें। ये जैसे पहले बताया गया, सलानी खाना खिलाना, किसी को रिज़्क देना मेरे मालिक का अख्तियार है और वो अपने अख्तियार में से अगर किसी को अख्तियार देता है तो मेरा ख्याल है खाना खिलाना जो है वो सबसे बड़ी इबादत है। उसके लिए गवर्नर हाउस और सैलानी ने मिल के यहाँ पे नगर खाना जो है वो बनाया है। बहुत सारे लोगों ने
हमने देखा भी, और वो अल्लाह के फजल करम से रोज़ाना 600 के करीब लोग वहाँ से खाना खाते हैं, और बड़े इज्जत और एहतराम से उस मालिक की मेहरबानी से जो है वो चल रहे हैं। आगे चल ये सैलाब के दिनों में मैं खुद गया, और मेरी टीम यहाँ पे डॉक्टर जैनी साहब बैठी हैं, उनकी क़यादत में अलीपुर, जेलम, चकवा, मुख्तलिफ हर जगह हम गए। वहाँ पे राशन, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स, और वहाँ पे उनके लिए अपना खेमे और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अपनी मदद आपके तहत हमने जो है वो अपनी तरफ से अपनी इनर सेटिस्फैक्शन अपने ज़मीर को मुतमिन करने के लिए बड़े भरपूर तरीके से, और उस सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। कई जगह पे मैं नहीं भी गया तो 5-5 दिन बाद जाके दूर दराज खासकर अलीपुर के एरिया में लोग बड़ी मुश्किल में थे। डॉक्टर जैनी साहब की क़यादत में जो है वहाँ पे 5 दिन ये वहाँ पे रुके रहे, रात को थड़ों पे सोए, किसी होटलों के पत्थरों से बनी हुई जो होते हैं अपना चबूतरे से उन पे सोए, लेकिन दिन रात वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए और अपने लोगों को उस मुश्किल सूरत हाल में फैसिलिटेट किया। आगे चलते ये हमने सोचा कि एक ऐसा तबका है, अल्लाह की मखलूक है, और मेरे ख्याल में अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक है, और इनको हमेशा से इग्नोर किया जाता है। ट्रांसजेंडर, इनको हमने एक्सेस दी गवर्नर हाउस में, इनको वेलकम किया। पहले एक दफ़ा इनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आपने दोस्तों की मदद से 5 लाख रुपए तक उनका हेल्थ कार्ड जो है यहाँ पे हमने अपने हाथों से इसी हाथ में जो है ट्रांसजेंडर को तकसीम किए कि वो 5 लाख तक अपना इलाज जो है वो फ्री करा सकते हैं उस कार्ड से। और उसके बाद फिर राशन के हवाले से जब ज़रूरत पड़ी यहाँ पे बुला के इज्जत एहतराम के साथ चेयर पे बिठा के कोशिश की कि वो हमारे साथ इन टच रहें, और अभी भी उनकी यहाँ पे आना जाना पूरा फ्री है। किसी जगह कोई परेशानी हो तो हमें बता सकते हैं, और मेरी पूरी टीम जो है उनके साथ है। हमारे सिस्टम के हवाले से है कि ये बेचारे और कुछ नहीं कर सकते, जब इनके ज़हर है रोटी नहीं मिलती तो इन्हें सड़कों पर भागना पड़ता है, इन्हें गाना बजाना पड़ता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस तबके का ख्याल करें और कम अज़ कम ये इज्जत की रोटी जो है वो खा सके। उसी सिलसिले में गवर्नर हाउस ने जो है वो एक स्टेप उठाया, और हम उसको लेके आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ज़्यादा बेहतर और इनके लिए आसानियाँ जो है वो पैदा की जाए। आगे चलिए। मेडिकल कैंप्स के हवाले से बहुत सारे अच्छे दोस्त साथ मौजूद हैं, उनको जब कहते हैं वो जाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आवाम मुश्किल में है, जो मेडिसिन नहीं ले सकती। मुझे पता है, मैं एक देहाती एरिया से आया हूँ कि वहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, ये बिल्कुल ईमानदारी से सच्ची बात है, तो उसको वो कावा बना के देते हैं, ग्रीन टी बना के देते हैं, काढ़ा कहते हैं, काढ़ा बना के देते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते प्राइवेट का, किसी के लिए 2000 रुपये लगेगा या 1000 लगेगा, तो हमारा बजट जो है उससे मुतासिर हो जाएगा। हमारे हाथों में इसी तरह ईमानदारी से होता है, और वो इस काबिल नहीं होते सरकारी सतह पे उस तरह का हम जो है इलाज लोगों को या दवाइयाँ मुहैया नहीं कर सकते। अब मैं पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ ज़रूर इस पर करूँगा कि OPDs के हवाले से बेहतरी आई है सरकारी हॉस्पिटल्स में, और लोगों को मेडिसिन जो है मिल रही है। हमने भी अपनी तरह कोशिश की कि जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं हम भी भरपूर उसमें पार्टिसिपेशन करें। आगे चलें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कभी कोई बात होती है जो बंदे के पंच हो जाती है। मैं जब गवर्नर बना तो मुझे जो पहली बार आई, हमारी एक तहसील है पिंडी के, उसके दूर दराज इलाके का एक बंदा था, मैं जानता नहीं, मैं उसको देख नहीं सका। उन्होंने मुझे फ़ोन की और कहा कि सरदार साहब गवर्नर बन गए हो, बड़ी तुसा मुबारक हो गए। मैं गुर्दे का मरीज हूँ, तो मैं हफ्ते 2 दिन डायलिसिस करावा पिंडी इस्लामाबाद में ना, मेरी 5 कनाल जमीन नहीं, मैं बेच छोड़ी, मां पिंडी इस्लामाबाद में एक फेरा 10,000 में होना, तो हूँ मैं तो मर वैसा क्योंकि मेरे को पैसे कोई नहीं, मैं पिंडी इस्लामाबाद आके डायलिसिस करा सकता। तो
तुसा होर कुछ न कीता ते मेहरबानी करे पीडी गेब हॉस्पिटल च डायलिसिस मशीनां लगा दे ताकि गरीब लोग कम से कम ग्रां उठन ते 200-400 रुपए च किराया ला के तो डायलिसिस करा सकता। वो शायद लोगों के लिए ना हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि डायलिसिस से बंदा मरता तो अपनी मौत जब मालिक की तरफ से है तब भी आती है। 30-30 साल तक जिंदा रह सकते हैं, 40 साल तक रह सकते हैं अगर ये प्रोसेस होता है। लेकिन मेरे ज़िले में अटक में मेरी किसी तहसील में एक अटक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के डायलिसिस सेंटर नहीं था। तो एक बंदा जिसने मुझे ये कॉल की, फिर बाद में मैंने जब अपना बंदा उसके पास मुझे महीने बाद तो मुझे बताया गया कि वो बिल्कुल मरने के करीब है, हाथ पाँव उसके सूजे हुए हैं, ज़मीन उसकी खत्म हो गई है, पैसे उसके पास है नहीं, और फिर कुछ दिनों बाद वो अल्लाह को प्यारा हो। मैंने उस चैलेंज को कबूल किया, अल्लाह से दुआ की, मालिक ने मेहरबानी की। अपने लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसमें यासीन खान साहब का, न्याम साहब का, उनकी सारी टीम का बड़ा मशहूर हूँ। पहले अपटमा का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पीडी गेम के लिए उनसे गुजारिश की और इजाज साहब से, उन्होंने मेहरबानी की। पीडी गेम हॉस्पिटल जो सरकारी है उसमें हमने डायलिसिस सेंटर बनाया, लेकिन सरकारी तजर्बा तो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बड़ी उसमें मुझे मुश्किलात थी। हम खुद ही अच्छे कामों में भी एक दूसरे को रोकते हैं। उसके बाद मैंने जो है वो यासीन खान साहब के साथ मिलके सुंदर फाउंडेशन पैनल के साथ मिलके फतेहजंग में एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से डायलिसिस सेंटर बनाया, जिसमें 6 मशीनें थी। अब अल्लाह के फजल करम से 7 और चली गई, 13 मशीनें हो गई, 7 ब्लड बैंक, 7 थैलेसीमिया सेंटर। वो 8 से लेके इस्लामाबाद आने तक जो रास्ते में हाईवे है, पंजाब हाईवे, वहाँ पे जो एक्सीडेंट होता था, अगर मोटरसाइकिल पे भी कोई गिर जाए उसकी ब्लीडिंग होती थी, तो रास्ते में कोई ब्लड बैंक नहीं था। और इस्लामाबाद पहुँचने तक ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारे लोग जो है वो एक्सपायर हो जाते थे। तो फतेहजंग में बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के फजल करम से डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक, थैलेसीमिया सेंटर, हमारे एरिया में काफ़ी सारे बच्चे थे थैलेसीमिया वाले, उनके लिए भी बड़ी सहूलत हो गई। वो भी अल्लाह के फजल करम से तैयार हो गया। हसन अब्दाल तहसील में अपने दोस्तों की मदद से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ पे डायलिसिस सेंटर हसन अब्दाल सरकारी हॉस्पिटल में बनना शुरू हो गया गवर्नर ऑफिस के थ्रू। और आप जंड तहसील में भी इंशाअल्लाह बहुत दूर दराज तहसील है, वहाँ पे भी प्राइवेट हम जो है वो बेनज़ीर भुट्टो डायलिसिस सेंटर के टाइप का उसी लेवल का इंशाअल्लाह बड़ा डायलिसिस सेंटर जंड में भी जो है ज़मीन बिल्डिंग देख ली है, और इंशाअल्लाह अगले 2 महीनों में इंशाअल्लाह उसको भी हम शुरू कर देंगे। तो ये जब सारे हो जाएंगे तो अल्लाह के फजल करम से अटक की तमाम तहसीलों में डायलिसिस सेंटर जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे। और उस बेचारे परेशान हाल जो आज हमें नहीं, उससे उसकी जो बात है उससे मेरे जो अपने ज़मीर से वादा था वो अल्लाह के फजल करम से पूरा हो गया। आगे चलिए। और उस डायलिसिस में डॉक्टर कैसर साहब जो है उनकी भी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है, बड़ी खिदमत है। मैं बहुत सारे नाम नहीं दे रहा, बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी मदद से ही हम चल रहे हैं। मियाँ सईद डेरे वाला साहब हमेशा हमारे मोहसिन हैं, हज़ारों राशन अफ्तारियाँ जहाँ फंस जाते हैं, कोई नहीं होता तो हम इन्हें पकड़ लेते हैं, मेहरबानी कर देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लाओ इन गरीबों वास्ते। और आज तक इन्होंने कभी मांग नहीं की। मियाँ साहब के लिए तालियां बड़ी जरूरी है। आगे चलें। हाँ पीछे चलें, हाँ ठीक है, आगे चलें। ये पीछे ये ननकाना शहर में एक मेडिकल कैंप भी, और इसके साथ हमने जो है वो एक दोस्तों ने वहाँ पे बनाया है, जिसमें तदफीन, मैयत की सारे कफन दफन सब कुछ जो है वो वहाँ पे फ्री मेडिकल सेंटर और फ्री शादी हाल, बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे फ्री दस्तयाब होंगी। आगे चलिए। टीम पार्क में लोग बड़ी मुश्किल में थे, हर जगह से ख़त्म हो गया, वहाँ पे तमाम मकान डूब गए। वहाँ पे एक सोशल मीडिया पे मैंने सुना, हमारी बहन थी, उन्होंने
बड़ी तकलीफ दे उनकी बात थी कि हमारी 3 बेटियों को जहेज है वो भी डूब गया, हमारा घर भी डूब गया, अब हम किधर जाएंगे और हम क्या करेंगे। तो मैं खुद सारे काम छोड़ के वहाँ थीम पार्क गया, उनसे मिला, ये फर्नीचर के हवाले से जो हम कर सकते थे हमने उनके साथ जो है वो वहाँ पे तकसीम किया, उनके घरों के हवाले से, और उन 3 बेटियों की शादी जो है वो आप हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह तीनों बेटियाँ जिनका जहेज उनकी वालदा ने कहा था कि उस सैलाब में डूब गया, वो जहेज भी देंगे और उस सारी जो फंक्शन है खाना भी देंगे, और जिस तरह अपनी बेटियों को रुखसत करूँगा इसी तरह उन 3 बेटियों को भी रुखसत करूँगा। ये अल्लाह के फजल करम से मास वेडिंग हमने शुरू की। यहाँ गवर्नर हाउस में भी 31 बेटियों की शादी हुई, फतेहजंग में 35 बेटियों की शादी हुई। अभी अल्लाह के फजल करम से इसी महीने की 23 तारीख को फतेहजंग में 100 बेटियों की शादी इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। और अल्लाह नीरों का मालिक होता है। जब पिछली 35 शादियाँ मैंने फतेहजंग में की तो आप यकीन करें कि अगले 5 दिन में लोगों ने खुद आके मुझे जबरदस्ती पकड़ के थैलों में पैसे डाल के आके दिए कि ये आपने जो है मोदी 100 शादियों में हमारा हिस्सा शामिल करना है। अब 100 शादियाँ अल्लाह के फजल करम से 23 तारीख को कर रहे हैं, लेकिन पैसे अभी भी बचे हुए हैं और ये जो बच्चियों की शादी का सिलसिला है इसको इसी तरीके से चलाएंगे। एक नाम मैं नहीं लेना चाहता, यकीन करें कि 1 करोड़ रुपए उन्होंने मुझे कहा, मैंने वोट नहीं किया। दूसरी तीसरी दफा मैं इस्लामाबाद चला गया, मेरे पीछे इस्लामाबाद गए, फिर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैं पैसे नहीं लेना चाहता था, मैं ये चाहता था कि जो हम फंक्शन करेंगे उसमें खुद वो पेमेंट करें। उन्होंने मजबूर कर दिया, मुझे खाने पे बुला के और थैले में डाल के उन्होंने कहा ये आप ले, उस वक्त छोड़ा जाओ 1 करोड़ रुपए में ले। लेकिन मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल के सामने बिल्कुल इस पे हलफ पे होंगे, इन गरीबों का एक एक पैसा मेरे लिए हराम है, मेरे लोगों के लिए हराम है। हम अपने पास से लगाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो मानते हैं और वो गरीबों तक पहुँचेंगे जो गरीब मुश्किल में। 23 तारीख में इंशाअल्लाह 100 बच्चियों की शादी करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। ये गवर्नर हाउस में चाइनीज एक्सपर्टीज के साथ हमने जो है वो हमारी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमने जो है यहाँ पे इफ्तिताह किया और एक नई शुरुआत की कि इसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ आप एक नाम से तकरीबन 1 करोड़ रुपए जो है वो एक फसल पे कमा सकते हैं। तो नई शुरुआत है, इसको देख के आगे चलेंगे और अगर ये पूरी तरह जो है वो चल पड़ा तो यकीनन एक इनकलाब आ जाएगा ज़राअत के शोबे में। अभी उसको 10 दिन 15 दिन में हमने शुरू किया है, उसका रिजल्ट इंशाअल्लाह अच्छा है। आगे चलते हैं आगे। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने सैलाब में पंजाब में भी बहुत अच्छा काम किया। पहले मैं प्राइवेट का जिक्र कर रहा था, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन का भी हनीफ साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका, उनकी पूरी टीम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मेरे आने पे से पहले पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत हाल और थी। आज अल्लाह के फजल करम से अरबों रुपए के फंड है जिनका पालेदार चौकीदार मैं भी हूँ, मियाँ हनीफ साहब भी हैं, गवर्नमेंट का पैसा है और वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम लगा भी रहे हैं। उन्हीं के थ्रू जो है आगे चल के और भी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो न सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो मुकम्मल स्पोर्ट सैलाब ज़रा नाम के अपने भाइयों को जो है पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू की और गवर्नर KP के हवाले जो है वो हमने बहुत सारा राशन और बहुत सारे सामान आगे सारा दिन काम करने के बाद थोड़ा ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। पंजाब असम्बली के साथ MPA नून लीग वाले उनके साथ और मुख्तलिफ टीमों के साथ क्रिकेट मैचेस का इनेकाद भी यहाँ पे कराया, थोड़ी सोशल एक्टिविटी, थोड़ा माहौल जो है वो ईजी हो और बेहतर भी हो। आगे चले जी, गवर्नर इनाम यहाँ पे तशरीफ लाए थे।
जो है उनकी मीटिंग्स कराई, गोश्त की एक्सपोर्ट के हवाले से और मुख्तलिफ इम्पोर्ट्स जो ईरान से करनी थी उनकी आपस में काफ़ी एमओयूज भी साइन हुए। जंग की वजह से कुछ चीज़ें रुक गई, कुछ चीज़ें उनमें से आगे चली और इनको हमने होस्ट किया, रखा भी गवर्नर हाउस में और एक अच्छा फंक्शन और इवेंट 3-4 दिन में आगे चला।